देखिए क्लास 10th का पॉलिटिक्स साइंस का ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लाए हैं। एक पाठ का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। देखिए लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी, इस पाठ का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी। तो देर न करते हुए इस पाठ की हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देख लीजिए, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव बहुत कम है पर इससे आपका अच्छा खासा पूछ लिया जाता है और हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर ही आपको वीवीआई का निशान लगाते जाएंगे। इसलिए वीवीआई का जिस ऑब्जेक्टिव पर हम निशान लगाएंगे उसे आप ध्यान से याद रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव पहला में, तो सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो देखिए ऑप्शन एक में है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीतिक पर पड़ती है। देखिए ऑप्शन बी में है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से शिकायतों को जाहिर करना संभव है। देखिए ऑप्शन सी में है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ऑप्शन डी में है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन करने की ओर ले जाता है। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यानी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, यही आपका गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। देखिए वही ऑब्जेक्टिव है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। आपसे पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। तो देखिए ऑप्शन ए में है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है ओलंपिक धावक टॉमी स्टीथ एंड जॉन कॉलर्स, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है जेड गुडी। तो इनमें कौन रंगभेद के खिलाफ नहीं थे। तो जेड गुडी नहीं थे, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए इसमें आपसे मिलान करने का पूछ रहा है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण ही है। तो देखिए हम मिलान करके देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए में है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन सा धर्म है। तो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म की मान्यता है, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। तो देखिए हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष है, तो ये इसका हो जाएगा। और इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में आपका प्रोटेस्ट हो जाएगा, यानी इसका सी का स से हो जाएगा। तो देखिए इसका मिलान हो गया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। देख लीजिए ये सबका मिलान कर दिए हैं, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। आपसे पूछा जा रहा है, तो लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी में है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, ऑप्शन सी में है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी में है, लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का आधार न मिलना। तो इसमें कौन लैंगिक विभाजन है। तो ये आपका अब समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को असमान दी गई दी गई और असमान भूमिका, यही लैंगिक विभाजन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो देखिए ऑप्शन ए में है लोकसभा,
ऑप्शन बी में है विधानसभा, ऑप्शन सी में है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी में है पंचायती राज्य व्यवस्था। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज्य व्यवस्था में है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें कि सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। देखिए, आपसे पूछा जाए तो सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी में है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन सी में है एक धर्म के अनुयायी के एक समुदाय बनते हैं। ऑप्शन डी में है एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, पूछ रहा था सांप्रदायिक राजनीतिक जीवन के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित है। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी में है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। और ऑप्शन सी में है सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। ऑप्शन डी में है किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है भारतीय संविधान के बारे में? तो आपका ये वाला कथन गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी धर्म राजकीय धर्म या हमारा देश कोई धर्म नहीं मानता है, सब धर्म समान है, इसीलिए यह कथन गलत है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। देखिए, आपसे पूछा जाए धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है धर्म से रहित, ऑप्शन बी में है धर्म श्रेष्ठता, ऑप्शन सी में है सर्वधर्म संभव, ऑप्शन डी में है अल्पसंख्यकों का धर्म। तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो सर्वधर्म संभव, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, आपसे पूछा तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन ए में है यह धर्म के भेदभाव के आधार पर मनाही करता है। ऑप्शन बी में है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये गलत है। ऑप्शन सी में है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव, ये भी गलत है, क्योंकि हम महिलाओं का मतदान का अधिकार है हमारे देश में। तो इसका सही कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है। तो देखिए, ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है जाति पर, ऑप्शन सी है क्षेत्र पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो देखिए, ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। तो लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? देखिए आपसे पूछा जाए तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो देखिए ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी में है मदन मोहन मालवीय। तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 50%, ऑप्शन बी में है 40%, ऑप्शन सी में है 10%, ऑप्शन डी में है 20%। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 40% है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए आपसे पूछा जाए तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन बी में है कौटिल्य, ऑप्शन सी में है प्रोफेसर पीगू, ऑप्शन डी में है वेद व्यास। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, एकरूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? देखिए आपसे पूछा जा रहा था एकरूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए ऑप्शन ए में है पोलैंड का, ऑप्शन बी में है चिली का, ऑप्शन सी में है घाना का, ऑप्शन डी में है मेक्सिको का। तो एकरूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना का, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस समुदायों ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? देखिए आपसे पूछा जाए तो निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो देखिए ऑप्शन ए में है फ्रेंच भाषी समुदाय, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी में है डच भाषी समुदाय, ऑप्शन सी में है जर्मन भाषी समुदाय, ऑप्शन डी में है डेनिश भाषी समुदाय। तो ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किस समुदाय ने किया? तो डच भाषी समुदाय ने किया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा था सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच शक्तियों को विभाजन को कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है क्षैतिज विभाजन, ऑप्शन बी में है समांतर विभाजन, ऑप्शन सी में है ऊर्ध्वाधर विभाजन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वाधर विभाजन कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा था नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? आपसे पूछा था नेपाल के किस राजा ने नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो देखिए ऑप्शन ए में है राजा वीरेंद्र, ऑप्शन बी में है गिरिजा प्रसाद कोइलारा, ऑप्शन सी में है राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन डी में है राजा महेंद्र। तो किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को इनकार कर दिया? तो राजा ज्ञानेंद्र ने, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? देखिए आपसे पूछे थे तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में है राजतंत्र, ऑप्शन बी में है सैनिक शासन, ऑप्शन सी में है अधिन्यवाद, ऑप्शन डी में है लोकतंत्र। तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र का है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपका यहीं समाप्त होता है और इस पाठ का ऑब्जेक्टिव पूरा जितना इसमें दिए हैं उतना से ही आपको पकड़ा जाएगा। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे।